बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी और आपने जो जो सोचा होगा अपनी काम और अपनी आज का जो प्लान होगा, अल्लाह करे कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ, क्योंकि इस वेदर के अंदर अगर आप घर से निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मार्का है जो हम सारे अंजाम दे रहे हैं नाज़रीन, क्योंकि ये वेदर बड़ा लेज़ी सा वेदर होता है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा जी, जो मसला अखबार में मैं देखती हूँ ना जब सुबह सुबह, तो मुझे थोड़ी टेंशन होती है। फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा इसमें से अच्छी खबर कौन सी बताऊँ, क्या आगाज़ अच्छा हो, उसके बाद फिर हम आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं जी। सस्ती बिजली के लिए 15 IPPs के साथ नए मायदों की मंजूरी हो गई है जी, और वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। अब ये नए मुआहदे तो हो गए, लेकिन क्या बिजली सस्ती होगी, ये एक सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ एक और ख़बर भी है जी कि मोटरसाइकिल की जो हद रफ्तार है वो 60 किलोमीटर फी घंटा है और तेज़ चलाना जुर्म होगा। ये तरमीम की मंजूरी तो हुई है, लेकिन अब एक और सवाल यहाँ पे यही आता है कि इस पे इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, क्योंकि यहाँ तो हम जो हेलमेट का इस्तेमाल है या लेन की अवेयरनेस है या दीगर चीज़ें हैं, हम उसी को अभी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाला मामला तो 60 की यहाँ तो मोटरसाइकिल मुझे लगता है आम रूटीन के अंदर अगर घर से निकलने की स्पीड उनकी 60 की होती है, रोड पे तो बहुत ही बुरा हाल होता है। लेकिन जी ये अच्छी कुछ चीज़ें थी, पता नहीं अच्छी थी कि नहीं, मैंने इनको अच्छा बना के आपके आगे पेश किया, आगे आप देख लें आपने इसको कैसे रिसीव करना है। लेकिन दूसरी जानब जी हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं आपको पता है वो जारी हैं। मुशीर इत्तला जो खैबर पख्तूनख्वा है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने इंकशाफ किया है कि बानी PTI से ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं, मगर बानी PTI क्लियर है वो समझौता नहीं करेंगे। जबकि चेयरमैन PTI जो बैरिस्टर गौहर साहब है, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात वही हो रहे हैं जो हुकूमत के साथ हो रहे हैं। ताहम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कल बड़े गुस्से में थे जी। कल वो एक TV चैनल पे बैठे हुए थे और उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया। उन्होंने एंकर को 2-3 मरतबा कहा कि मेरा इस वक्त दिमाग बिल्कुल घुमा हुआ है। तो कि बानी PTI ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि किसी ने उनको डील की ऑफ़र नहीं की, हम उनके साथ कोई डील नहीं कर सकते, फैसले अदालतों ने करने हैं, PTI वाले वक्त गुजार रहे हैं, उनके मकासद कुछ और है और बानी PTI को मुज़ाकरात के ज़रिए बाहर लाने में संजीदा नहीं है, मुझे इनकी नीयतों पर शक है, ये भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। सारी सूरत हाल में जी ये तो हम इस बात से परसीव कर सकते हैं कि इन सियासी जमातों ने अपने माजी, हाल या मुस्तकबिल के हवाले से, बल्कि माजी और हाल से सबक नहीं सीखा और मुस्तकबिल को लेकर वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड उस तरह से नहीं है, और सिर्फ यहाँ पे सियासत और जो अपनी कुर्सी की जंग है, किसी को इस अवाम के हवाले से आई डोंट नो ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, दे आर लीस्ट कंसर्न्ड। उन्हें सिर्फ अपनी और इस वक्त हुकूमत है या PTI है वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इसमें अवाम क्या कर रही है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, उनके क्या मसाइल हैं, आई डोंट थिंक सो नो एनीबडी केयर्स। इस मामले पे जी तज्जिया ले लेते हैं। PJ मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो अभी हम सियासी मामलात की हमने हल्का सा जिक्र किया कि जो मुज़ाकरात, आपने पहले मेरे ही शो में बात की थी कि मुज़ाकरात इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं और शायद कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हो, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर इनफैक्ट कह रहे हैं कि जी हमारे मुज़ाकरात वही हैं जो हुकूमत से हो रहे हैं, बैकडोर या इस तरह की कोई डील की बातें नहीं हो रही हैं। अच्छा ठीक है, मीर साहब से राबिता जो है हमारा मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा राबिता करने की कोशिश करते हैं। तो कल जी मुख्तलिफ हम जो अब तो रात के टॉक शोज़ में बाकायदा पूरे तरद्दुद और एहतमाम से देख रही होती हूँ, जिसमें हमें मुख्तलिफ लोगों की आरा और उनके ख़यालात पता लग रहे होते हैं। दो कि हम इस सियासी झमेले के अंदर बहुत अरसे से उलझे हुए हैं। मीर साहब को मेरी आवाज़ जा रही है? मीर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मीर साहब मेरा पहला सवाल इस मुज़ाकरात को लेकर है, और जो बैरिस्टर गौहर साहब ने एक तरफ कहा है कि मुज़ाकरात वही हैं जो हुकूमत से हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई सिर्फ जो सामने मुज़ाकरात हैं वही हैं? आपने 2-4 बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें की अपने प्रोलॉग के अंदर।
आपने बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? लेट मी टेल यू, ट्रैफिक हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप क्या क्या ख्याल है, हम बात एक दूसरे के साथ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। द क्वेश्चन इज कि आप जब बैठते हो आप सीरियसनेस अपनी दिखाओ। ये कोई रॉकेट साइंस है? इतनी ये कोई रिश्ता ले रहे हैं एक दूसरे का, किसने शादी करनी है एक दूसरे से? और भाई आप निगोशिएट करें और बैठ के खत्म करें। आप दोनों की नाअहली की वजह से अवाम नुकसान में जा रही है, क्योंकि ना हुकूमत काम कर सकती है, ना अपोजिशन आपको बैठने देती है। सो द क्वेश्चन इज कि आप अवाम को तो सोचो यार, दोनों मिलके सोचो। ये पता नहीं क्या इन्होंने ऐसी बीन फंसा दी है कि ये एक दूसरे के साथ बैठ के कोई निगोशिएट नहीं कर सकते। हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं, कश्मीर का मसला कर देंगे, और तुम घर में तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो, तो बाहर क्या करोगे तुम लोग? सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू बी मोर सेंसिबल। हम उर्मिला, हम बड़े नॉन सीरियस लोग हैं और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। व्हाई? व्हाट इज द एक्सटेंशन फॉर? अगर वो अब मान गए हैं ये पीटीआई वाले, तो भाई बैठ के इनसे बात करो, सिंपल एज दैट। अब बात आती है, वो कहते हैं जी कि ये जो स्टेटमेंट आई है कि जी उनसे बात करें जिनके राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ओके, पीटीआई का आप कह लो बिटवीन द लाइंस स्टांस वही है कि हमने बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, लेकिन इन लोगों से करो जिनके राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सो बेसिकली बात वही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, आर वी डूइंग एनीथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? एब्सोल्युटली नॉट। ये वाला जो एब्सोल्युटली नॉट है ना, वो यहाँ पे फिट होता है कि हम मीर साहब अवाम के लिए कुछ नहीं करे। कल लिटरली रात को जितने टॉक शोज मैंने देखे, उसमें सिर्फ बात ये हो रही थी कि इमरान खान साहब जेल में हैं, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत ने ये करना है। ख्वाजा आसिफ साहब कोई बात कर रहे थे, लिटरली किसी एक भी बात में इस अवाम का जिक्र नहीं था कि वो कहाँ पे है। 9 मई 26 नवंबर, हम ये सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं और ये बात करनी चाहिए। वी डोंट डिनाई दैट, बट डोंट यू थिंक कि इसमें इस सारे में एक अवाम भी स्टेक होल्डर है जो बहुत बुरे तरीके से नज़रअंदाज हो रही है? बिल्कुल। देखो जी, ये दीज पार्टीज मीन नथिंग। अवाम है पाकिस्तान सबसे बड़ी है। ये तो पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेंगी टूटेंगी, इधर जाएंगी उधर जाएंगी, कोई पैराशूटिस्ट इधर लैंड कर जाएगा, कोई उधर लैंड कर जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमने अवाम का सोचना है। जब आप एक गरीब आदमी अवाम की बात नहीं सोचेंगे, फिर हम किस फलाह बहबूद की बात करते हैं? हम कौन से नारे लगाते हैं? ठीक है, आप टांका पट्टी के साथ चला रहे हैं, लेकिन हमें फर्म होना चाहिए। अब छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये मोटरसाइकिलिस्ट की आपने बात की, जी जी, 50 रुपए फाइन, 200 रुपए फाइन। और भाई जो अब 1.5 लाख की मोटरसाइकिल चलाता है वो 50 रुपए 200 रुपए नहीं दे सकता वो। और फाइन्स बढ़ाओ, इनके लेन्स बनाओ, दैट इज द वे फॉरवर्ड। लोगों को अनाउंस कर दिया जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, दैट इज नॉट इनफ। आपकी पुलिसिंग ज्यादा होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जिस पे हम गौर है ही नहीं है। न्यूज बना दिया, हेडलाइन बना दिया जी बड़ा अच्छा होगा, ये होगा, फलाना होगा। हमें कल न्यूज चाहिए कि इन दोनों की जो बातचीत चल रही है ये किसी पॉजिटिव नतीजे पे पहुंचे। वो पॉजिटिव नतीजे पे है कोई नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं जा रहा। डिले पर डिले, डिले पर डिले, उस पे कहानियां बन रही हैं। क्या जी 20 जनवरी के बाद कोई पैराडाइम शिफ्ट आएगा? वो एक अभी हफ्ता पहले मेरे घर एक आए थे एडवाइजर टू जो बाइडन, शाहिद खान। तो शायद भी यही कहते हैं कि देखो ये जो प्रेसिडेंट है ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये जो ट्रंप है ये अनप्रिडिक्टेबल है। हालांकि दूसरे कैंप का है, बट ही सेज एनीथिंग इज पॉसिबल। सो द क्वेश्चन इज, वहां एक आपने तलवार लटका दी हुई है। सो क्या हम उसका वेट कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट उसका कर रही है, ऑपोजिशन उसका कर रही है? वी डोंट केयर। जब ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन नारे लगाते हैं कि नो आउटसाइड इंटरफेरेंस, तो फिर वो एक ही तरीके से होगी। और मिला जो आपका बेसिक सवाल है कि एक दूसरे के साथ बात करो, तो जब आप बात नहीं करोगे फॉरेन इंटरवेंशन आएगी, आपको हर तरह तरीके से मीर साहब, इनको तो एक दूसरे की नियतों पे अभी तक शक है, तो बातचीत फिर ये किस बात पे हो रही है? 2 जो सिटिंग्स हो गई हैं और ये जिन मुज़ाकरात के ऊपर हम इतना वावेला सुन रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात करेंगे, तहरीक इंसाफ वाले ये कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं इनकी नीयतें ख़राब हैं, हुकूमत कहती है, पीटीआई कहती है हुकूमत की नीयत नहीं है। मतलब नीयत अगर किसी की नहीं है तो फिर ये मुज़ाकरात में क्या ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए? ये टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, टाइम बाय भी कर रहे हैं, और ये दोनों कह रहे हैं ना कि नीयतें खराब है। अगर कोई चीज़ खराब है तो आपके पास ड्राई क्लीनर बैठा हुआ है ना,
तो ड्राई क्लीनर के पास चले जाएं जाके, वो 1 मिनट में आपको ठीक कर देंगे, लेकिन वो इंटरवीन करना नहीं चाहते। तो इनको चाहिए ड्राई क्लीनिंग दोनों साइड से, खुदा की कसम। ये देखो, मेरा और आपका इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। Absolutely. हमें कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी आ जाए गवर्नमेंट के अंदर, वी डोंट केयर। व्हाट वी केयर इज कि जो हमारी बेसिक चीजें हैं यार, बिजली, आपने बिजली का जिक्र किया, बिजली सस्ती हो जाएगी, ये होगा, वो होगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, बच्चे स्कूलों से निकल रहे हैं, कॉलेजेस से, ग्रेजुएशन हो रही है, इनको जॉब्स नहीं मिल रहे, मुझे बताएं क्या करेंगे? हमने तो इस चीज को करना है ना, हमने एसएमईज को, कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करें ताकि हम कहीं तो जाएं, स्किल्ड लेबर को आगे तैयार करें, लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग बिग टाइम ऑन दैट। इस पे आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिसाइज करती है, हर चीज पब्लिसाइज करती है, लेकिन नो, हल्का सा ढीला सा। आपको तो चाहिए था, फॉर एग्जांपल अभी पीआई की फ्लाइट्स ये खुली हैं यूरोप के लिए, इतनी पब्लिसिटी करते कि लोगों को पता चलता, कईयों को पता ही नहीं है कि पीआई खुल गया। छोटी सी एक स्टेटमेंट आई है, 2-4 न्यूज आ गई हैं और कहा जी पीआई खुल गया, पेरिस चला गया। प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र कर दिया, हाँ जी यूके भी खुल जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब कतर कलामी की माजिद खान ने लाइटर साइड, ये चूंकि बड़ी डिस्कशन हमारी होती है इंटेंस, आपने वो ग्राफिक पिक्चर देखी थी जिस पे पीआईए और पेरिस की फ्लाइट्स खुलने का था, जिसमें उन्होंने आईफिल टावर के सामने एक पीआईए का जहाज बना दिया था और उसके बाद लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया? आप पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो पब्लिसिटी या मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, उनकी स्ट्रैटेजी भी एक हैरानकुन और मजाक का खेज है। मैंने अच्छा आपने रेस किया, बल्कि मैं पब्लिकली कहता हूं, मैंने कल अब्दुल्ला हफीज को, मैंने ये जो कि स्पोक्समैन है पीआई के, बहुत लायक आदमी है, उनको मैंने ये इसी चीज का भेजा है कि क्या परसेप्शन हम दे रहे हैं, ये किसने बनाया, ये कौन है मार्केटिंग वाला। बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, और इस पर बाहर से काफी इस पे वो कह लो कि हाँ जी, बैशिंग हुई है इसके ऊपर। तो आई होप अब्दुल्ला विल चेंज इट। ठीक हो गया। अच्छा मीर साहब, अब ये जो मुज़ाकरात वाली बात मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि अब जो हमने जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के हवाले से जो फैसला महफूज हुआ था, उसका मौखिर होना, फिर उसके बाद मुज़ाकरात का कोई आगे ना बढ़ना, और फिर इस तरह की सारी बातें और बयानात का आना कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, ये दीगर मामलात, आप समझते हैं कि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और ये जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखिर होना है, ये भी इसकी कड़ी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मिलती है? उर्मिला, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताइए, जितना पैसा है 190 मिलियन, ये क्या है इमरान खान की जेब में? और ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास है भाई। मीर साहब को दोबारा राबता करने की कोशिश करते हैं। आई गेस जिस इंटरनेट के मसले की हम बात करते हैं ना रोज़, ये है वो मसला जो हम रोज़ यहाँ पे बैठ के फेस करते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन जब ख़राब होता है तो ज़ाहिर है हम इंटरनेट के थ्रू ही अपने गेस्ट से राबता कर रहे होते हैं, तो ये वाले मसाइल होते हैं हमारे। लेकिन जी ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मीर साहब, पीजे मीर साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद भी है, उन्होंने बात भी की कि राबते और ये सारी चीज़ें एक तरफ, अवाम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, अवाम को बीच में उनके बारे में कंसर्न होना इन सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वही अवाम है जो मैंडेट देकर इनको इन कुर्सियों पे बिठाती है, इन इक़्तिदार में लेकर आती है, और अगर उनके मसाइल या उनके बारे में बात नहीं हो रही तो इससे बड़ी जो कह लें अफसोसनाक चीज़ और क्या हो सकती है। और इसके साथ साथ ये सारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं, इसका एक ही सोल्यूशन है कि बातचीत की जाए, और बातचीत तब तक पॉसिबल उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं है जब तक ये आपस के मामलात को बेहतर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे। एक चीज़ एक्सेप्टेंस और दीगर मामलात, पीटीआई के जो मुतालबात हैं हुकूमत ने सुने, लेकिन अब उस पर किस तरह से वो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो मुतालबात तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात रखे हैं, वो हुकूमत के लिए इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या एक्सेप्ट करना पॉसिबल होगा, जिसमें बानी पीटीआई की रिहाई है और जुडिशल कमीशन के हवाले से भी जो पीटीआई तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, उसके साथ साथ जी और मुज़ाकरात, ये जिस सिनेरियो के अंदर हो रहे हैं, क्या इस सिनेरियो में, और जो टाइम बाय करने वाली बात अभी मीर साहब ने की, इस पर भी ये सवाल उठता है कि ये चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं होंगी। मीर साहब से रब्ता हुआ है जी हमारा? चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से वो अपना को कमेंट दे रहे थे। मीर साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। देखें उर्मिला, ये सबसे पहले आप डिटरमिन करें ये पैसे किसके पास हैं। क्या इमरान खान के हैं या वो उनकी वाइफ हैं या किसी और के, किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो कौन सी करप्शन है? सुप्रीम कोर्ट चोर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए ले ले वहां से। आपने इस पे केस डाल दिया। देखो, ये हम वो कर रहे हैं कि जब आप मोटरवे पे जाते हैं उसकी लिमिट है 120 किलोमीटर्स। तो जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया वो 130-40 में भी चला जाता है। तो यहाँ ये वो हाल हो रहा है। तो हमें देखो, इंसाफ अगर करना है तो सही तरीके से इंसाफ करें और ग्रास से लेके ऊपर तक जाएं। आपने एक को पकड़ा हुआ है, जिस तरह एक बहुत करीबी एक नवाज शरीफ के दोस्त हैं, मैंने परसों चौथ उनसे बात हुई, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि एट द एंड ऑफ द डे ये केस ऐसी बनाए हुए, यार ये कब तक हम करेंगे, ये कब तक ये ड्रामा करेंगे, ये कब तक ये नाटक रचाएंगे कि जिसके अंदर आप पहले नवाज शरीफ को रगड़ देते हो, पहले जरदारी को, फिर बेनज़ीर को, फिर वली खान को, फिर इनको अपना अब आज इमरान। तो ये कब तक हम करते रहेंगे? ये क्या मजाक है? आप इसीलिए पाकिस्तान को कोई ट्रस्ट नहीं करता है। और वो ये प्राइम मिनिस्टर का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वो सही कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स, बिकॉज आप पाकिस्तान में किसी को तो बाइज्जत आप रहने नहीं देते इस मुल्क के अंदर। हर बंदे को आपने जलील और गंदा करके रख दिया है। तो मुझे बताओ, आपकी क्या बात बाहर इज्जत होगी इस मुल्क की? किस लीडर की इज्जत होगी? कोई इज्जत नहीं होगी जब आपका सिस्टम जो है वो मिसयूज होता है और मिसयूज के साथ आपको जस्टिस नहीं मिलती है। तो who do you think will come into Pakistan? No one will. देखो, अपनी नियतें साफ करो और मिला अपने काम। अब पाकिस्तान is capable of anything, it can do wonders. लेकिन the question is कि हमें करने को नहीं देता। जो करता है आपका जो आपके ये पुलिस ले लो, जो मर्जी ले लो, ये बेचारे डरे होते हैं, क्योंकि अगर ये जो हुकूमत वक्त का बात ना माने, इनकी नौकरियां चली जाती हैं, आईजीज चेंज हो जाते हैं, डीआईजीज चेंज हो जाते हैं। और भाई सब पाकिस्तान के हैं, खुदा के लिए इस तरह की चीजें मत करें आप। हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, ये किसी को समझ ही नहीं आ रही और हम बार बार करी जा रहे हैं नुकसान। और फिर हम गरीब की बात करते हैं, उसका बेचारे का एक नारा लग जाता है, हाँ बेटा तुम आ जाओ, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। जब उसने वोट दे दिया, जाओ बेटा भाग जाओ, अब हम अपने लिए काम कर रहे हैं। ये तो हमारा एक कलमिया हुआ है। सो वी नीड टू करेक्ट ourselves. मैं उर्मिला, I don't want to be sound morbid, लेकिन इन सबको मैं कहता हूँ कि देखो, कफन की कोई जेब नहीं होती। तुम जितने मर्जी पैसे ले जाओ वो यहीं रह जाएंगे। अब देखो ना, कैलिफोर्निया में कितनी बड़ी आग लगी है। Absolutely. $300 मिलियन के, $800 मिलियन के घर क्यों चले गए? अल्लाह ताला इस तरह के आपके सामने वो एग्जाम्पल्स लेके आता है। तो खुदा से डरो, लोगों का फिक्र करो, गरीब का फिक्र करो। आप अच्छा इतने खाने खाते हो, ये करते हो, कभी आपने सोचा है कि वो रोड के ऊपर बैठ के किस तरह वो दाल और रोटी खा रहा है? Have you ever thought about it? I wish मीर साहब कभी इन सियासतदानों ने सोचा होता या देखा होता। एक्चुअली में मेरा सवाल, आपने ये जो पॉइंट रेज किया है, क्या वाकई, क्योंकि आप बहुत अरसे से इन सारी चीज़ों को कवर करें, क्या वाकई इन लीडर्स को अंदाज़ा नहीं होता कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? क्योंकि इनके इर्द गिर्द वाले लोग इनको सिर्फ अच्छा की पिक्चर दे रहे होते हैं। मीर साहब, हमने देखा है, इवन मेरा बहुत दफ़ा चांस हुआ है इंटरव्यूज़ करने का, और ये वो उनकी बातों से लगता है कि इदारों के सरबराहान जब आते हैं तो ऐसे लगता है कि इस मुल्क में कुछ ख़राब नहीं है, ख़राब है तो सिर्फ अवाम है। तो क्या ये बताते भी अपने लीडरों को उसी अंदाज में है ताकि वो भी समझें कि सब अच्छा है और बाकी कोई खराबी नहीं है, ताकि इम्प्रूवमेंट के चांसेस ही ना रहें कोई? यार, आपने कितना प्यारा सवाल किया है। ये मैंने नवाज शरीफ को बैठ के बताया है रायविंड में, मैंने इमरान को बैठ के बताया, मैंने बेनज़ीर को बैठ के बताया है कि आपके इर्द गिर्द चमचे हैं, ये आपको सही पिक्चर्स नहीं देते। तीनों को बताया, ये पिक्चर्स आपको सही नहीं देते हैं, रियलिटी कुछ और है। और हकीकत पे आप ये जो बातें करते हैं, ये हकीकत पे नहीं है। तो जो आपने सवाल किया है, यही वजह है कि आपका लीडर, ये सारे लीडर्स जो हैं, ये लोग आपस में इनके खिलाफात होंगे, जो मर्जी होंगे, सियासी होंगे, ठीक है, बट दे आर नॉट एनिमीज ऑफ द स्टेट, दे आर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान।
ये काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इनके जो नीचे चमचे हैं, ये चमचे और डोइयां, ये इनको मरवाती हैं। हर लीडर को चमचे और डोइयां ने मरवाया, हर लीडर को। ये आप देखो, वो अब इमरान इधर उधर हुआ है, वो कई जो है मेन वो भाग गए, खबे सजे हो गए। अब अंदाजा लगाओ, बेड़ा गर्क करके, और जो अब मौजूद है मीर साहब, और अब जो मौजूद है वो क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा एक सवाल है कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपने सपोर्टर और वोटर के लिए क्या कर रहे हैं। वो 0-0 कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि भाई पीटीआई जो है, वो यार आप लोग आओ, असेंबली में बैठो, लोगों की बात करो, उनके मसलों की बात करो। आप अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल पे हो, गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल पे। बात तो यहाँ पॉलिटिकल सर्वाइवलशिप की हो रही है, नॉट अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और इस चीज को हु इज गोइंग टू, देखो भाई, अब मैं एक बात करने वाला, कई लोगों को बुरा लगेगा, अगर पाकिस्तान आर्मी ना होना, ये मुल्क इस तरह तितर बितर हो जाएगा कि आप अंदाजा नहीं लगाते। हमारी बॉन्डिंग और बाइंडिंग फोर्स एक ही है, सिंपल इज दैट। ये जितना मर्जी कर ले, ठीक है, दे शुड कम इन, बट यू डू योर जॉब। तुम अपना काम करोगे, दे विल नॉट कम इन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। द क्वेश्चन इज कि जब आप नाकाम और फेलियर की तरफ जा रहे हो, भाई किसी ने तो आपको रेस्क्यू करना है ना। नरेंद्र मोदी की फौज ने तो नहीं करना। मीर साहब, यहाँ पे देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, रेस्क्यू करना है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब ये खुद किसी मुश्किल में आते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, जब एस्टेब्लिशमेंट बीच में इन्वॉल्व होती है तब इनको मसला है। लेकिन जब ये खुद मसले में है और ये उनको खुद पुकार रहे होते हैं कि आए हमें रेस्क्यू करें, तब मसला नहीं है। तो ये तो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक आपने हेल्प चाहिए ना किसी से, कि आप ठीक है, आपको पसंद भी नहीं है इंटरवीन करना उनका, और जब वो करते हैं तब आप खुश भी होते हैं। तो ये डिसाइड पहले खुद तो कर ले जाते क्या है। मुझे जनरल मुशर्रफ ने एक दफा बताया, कहता है पीजे मैं तो आ ही नहीं रहा था, ये तो खुद ही इस तरह की एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि जिसके थ्रू हो गया। चलो वो भी नीचे से काम हुआ। वो कहते हैं कि जब मैंने टेक ओवर किया तो मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं था, कहता जी वो तो मिठाइयाँ बेच, वो तो मिठाइयाँ लोगों को बांट रहे थे कि एक पार्टी उड़ गई है तो दूसरी पार्टी है, मिठाइयाँ बांटो। अब मुझे बताओ कि जब मिलिट्री आती है तो सारे कहते हैं जबरदस्त, तो जब वो बैठती है फिर कहते हैं जमहूरियत लेके आओ, जमहूरियत आती है तो कहते हैं मिलिट्री लेके आओ। हम ना तीतर है ना पटेर है। द क्वेश्चन इज कि ये मुल्क, मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ जनरल फ्रैंको का, कि जिसने स्पेन को 30 इयर्स मोनार्की से निकाल के उसको एक रूट पे लेके आया। आज स्पेन एक प्रॉस्परस कंट्री है। यस, वहाँ बैस का प्रॉब्लम है नॉर्थ के अंदर, बिलबाओ एंड ऑल दैट एरियाज, बट एट द एंड ऑफ द डे स्पेन एक स्टेबिलिटी पे आ गई है। उसके एक्सपोर्ट्स देखें, इंपोर्ट्स देखें, उनकी इकोनॉमी देखें। हमें देखो, हम फंसे हुए इमरान चोर है तो दूसरा नवाज चोर है या फलाना चोर है। हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम पे फंसे हुए, हम और किसी चीज पे नहीं फंसे हुए। अच्छा, कोई बात भी हो रही होगी, एक प्रोवोकेशन फ्रॉम अ मिनिस्टर और फ्रॉम द ऑपोजिशन, वही बात आ जाएगी, हाँ जी उन्होंने पहले ये किया था, पहले ये किया था, और भाई जो हो गया, आगे तो चलो। हम क्या पिछले लॉरल वो जो है अपनी नाकामियों के ऊपर या फेलियर्स के ऊपर हम उन्हीं के तबसरे करते रहेंगे यार? जो हो गया वो हो गया, हमने आगे चलना है। दुनिया पैदा भी हो रही है, मर भी रही है, लेकिन अवाम जो है उसकी सहूलत के लिए, सहूलतकार कौन है? गवर्नमेंट जो होती है, जो भी होती है, हमें चाहिए, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदा के लिए आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप बैठे इनके साथ बात करें और एक नतीजे पर पहुंचे ताकि आप भी चल सकें। और कल अगर ये हुकूमत पे आते हैं, लेट्स से आर्ग्यूमेंट से, तो इनके हाथ में भी कुछ है। और मिला, अगर ये गवर्नमेंट फेल होगी ना, ये पीटीआई, चलो हम कहते हैं पॉपुलर पार्टी है, ये 2 महीने सरवाइव नहीं कर सकती। याद रखना, आपके पास ऐसे कोई रिफॉर्म्स नहीं है। अगर है तो प्लीज हमें बताएं, टीवी पे आके इनके जितने भी जो लीडर्स हैं बताएं हमें आप क्या करें, बताएं हमें, कोई रोड मैप दे दें हमें भी हाँ, मतलब रोड मैप दे दें, हमें भी समझ आए कि अच्छा ठीक है ये जाएंगे वो आएंगे, तो कुछ बेहतरी आएगी। दे आर क्लूलेस, ये आप और मैं सब जानते हैं मीर साहब के दे आर क्लूलेस। उनको सिर्फ ये है कि इक़्तिदार मिल जाए, उसके बाद देखी जाएगी, चल काम चल रहा है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ाकार हमारे साथ मौजूद थे। जी सॉरी, मेरा गला थोड़ा अजीब सा हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कराची की बात करते हैं। कराची में शहरियों को 24 घंटे पासपोर्ट फराहम करने के लिए 2 नाजरा मेगा सेंटर्स में
पासपोर्ट काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं पासपोर्ट के हसूल के लिए, जो नाज़िमाबाद है। और एक और जगह है जी, वहाँ पर चौरंगी है, सीमेंस चौरंगी आई गेस, कायम नादरा मेगा सेंटर से पासपोर्ट अब शहरी वहाँ से बनवा सकेंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं इन काउंटर्स की, हमारे नुमाइंदे हैं सैयद नुमान गुल, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक में मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची में अब पासपोर्ट बनाना मज़ीद आसान हो गया क्योंकि शहर के नादरा ऑफिसेज़ में भी पासपोर्ट बनाए जाएंगे। ये ऑफिसेज़ नादरा के कहाँ कहाँ वाक़या हैं जहाँ पर पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों के लिए नादरा मेगा सेंटर में भी पासपोर्ट बनाने की सहूलत मुहैया कर दी गई। सीमेंस चौरंगी साइट और नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरी नादरा मेगा सेंटर पर 24 घंटे पासपोर्ट बना सकेंगे। मैं इस वक्त नादरा मेगा सेंटर सीमेंस चौरंगी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है शहरियों के शनाख्ती कार्ड के साथ पासपोर्ट बनना भी शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त मेरे कैमरामैन अशफाक सोत्रा आपको इस जानिब अगर दिखाएं तो यहाँ पर पासपोर्ट की रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद ये जो 3 काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं, ये तीनों काउंटर पासपोर्ट ऑफिस के हैं जहाँ पर इस वक्त भी लोग आ रहे हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। एक शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे हमारा प्रोसेस से, मतलब है कि हम क्लियर हो गए। यहाँ से बहुत आसानी हो गई, बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत आसानी से यहाँ पर काम हो रहा है, पासपोर्ट का भी और शनाख्ती कार्ड का भी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद में। यहाँ पर भी पासपोर्ट जो है वो उसके 3 काउंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर 24 घंटे शहरी आकर आराम से अपना पासपोर्ट जो है वो बनवा सकते हैं। और यकीन तौर पर ये शहरियों की सहूलत के लिए ये इकदाम किया गया है। शहरी भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत एक लंबी क्यू होती थी, अब ये है कि इसकी वजह से अपना काफ़ी सहूलत हो गई है कि 24 घंटे 24/7 रात, आधी रात में भी आगे अपना पासपोर्ट हम बनवा सकते हैं। मैं घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, सुबह सवेरे जाना पड़ता था मेन ऑफिस में जो पासपोर्ट ऑफिस है, तो हमें यहाँ पर अभी 24 आवर ये सहूलत मौजूद है। यहाँ पर हम किसी टाइम भी अपना काम छोड़कर यहाँ पर आ सकते हैं और काम के फ्री टाइम में भी आके हम लोग अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। जिला गरबी और जिला वस्ती के शहरियों को अब दूर जाने की हरगिज जरूरत नहीं। अब 24 घंटे के दौरान जब वो चाहें नादरा मेगा सेंटर जाकर पासपोर्ट बना सकेंगे। पासपोर्ट बनाने में मजीद आसानियों के इकदाम को शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन अशफाक सोत्रा के साथ सैयद नुमान गुल, पब्लिक न्यूज़ कराची। जी जनाब, सैयद नुमान गुल की आपने रिपोर्ट देखी। आगे बढ़ते हैं और कराची के मदर एंड चाइल्ड सेंटर में जी सहूलियात की कमी की वजह से ख़वातीन बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। क्या सूरत हाल है जी, इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर आहत खान इस रिपोर्ट में। 2.5 नंबर में हज़ारों की आबादी पे मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल ये इलाके का वाहिद अस्पताल है। 50 बेड पे मुश्तमिल इस अस्पताल में अद्वियात और दीगर सहूलियात की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर पर माँ और बच्चे की सेहत के लिए कायम अस्पताल हुकाम की गफलत और लापरवाही का शिकार है। 50 बेड अस्पताल न सिर्फ इमारत खस्ता हाल है बल्कि अमला गायब, तिब्बी सहूलियात भी मौजूद नहीं। कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये कैसा हॉस्पिटल है? यहाँ तो नर्सरियाँ खुली हुई हैं। अपने हस्बैंड से मैं यही कहती हूँ, तो लग रहा है नर्सरियाँ चला रहे हैं यहाँ तो किराए पे। ऐसा करना चाहिए जो मरीज़ आए भी खुश भी हो आने देख के, यहाँ तो आके हालत आपको देख रहे जैसी है। शहरियों का कहना है लगता है कि सिंध हुकूमत अस्पताल कायम करके भूल गई। बजट कागजों में तो मौजूद है मगर अस्पताल में मेडिसिन मुयस्सर नहीं। यहाँ की हालत तो मोजोदाड़ों से ज़्यादा बुरी है, जैसे गांव गोट में खड़े हैं, लेकिन ये कराची शहर का हॉस्पिटल है। ना इसके अकब में कोई बेड लगे हुए हैं, ना कोई इंतजामिया मौजूद है, ना कोई अमला मौजूद है। यूसी कुरंगी के चेयरमैन खुर्शीद इकबाल और वाइस चेयरमैन सलीम शेख का कहना था कि अस्पताल में 3 शिफ्टों में डॉक्टर और अमला तैनात है मगर किसी शिफ्ट में भी डॉक्टर और अमला मौजूद नहीं। यहाँ तो नर्सरी का राज है, पूरी नर्सरी आबाद है, बजरी माफिया ने कब्जा किया हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये कारोबार हो रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, ये कारोबार चल रहे हैं। यहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। 1-2 अफराद हमें नज़र आ रहे हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता, तो तमाम डॉक्टर या अमला जो भी इसके लिए मुख्तस है वो कहाँ पर है। कराची जैसे बैनुल-अक़वामी शहर में कायम माँ और बच्चे की सेहत के लिए बनाया गया अस्पताल करप्शन और नाअहली की मुंह बोलती तस्वीर कैसे बना, अरबाब इख्तियार के लिए सवालिया निशान है।
मदर एंड चाइल्ड अस्पताल हुक्काम की गफलत की वजह से भूत बंगले में तब्दील होती जा रही है। इस अस्पताल में न अद्वियात है और न दीगर आलात और न ही मरीज़ों के लिए कोई और सहूलत मौजूद है, जिसकी वजह से आवाम निजी अस्पतालों में महंगे दामों इलाज कराने पर मजबूर हैं। कैमरामैन जैन के साथ तनवीर आहत खान, पब्लिक न्यूज़, कराची। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। लाहौर में जो तजावुज़ात का जी मसला है वो एक बहुत अरसे से ज़ेर बहस भी है और इस हवाले से आए रोज़ हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी देखते हैं। हुकूमत काफ़ी इक़दामात भी कर रही है जी और मुख्तलिफ शहरों से तजावुज़ात को हटाने के लिए ऑपरेशंस भी किए गए हैं। ताहम शहर की सफाई और जो ट्रैफिक की रवानी है वो ज़ाहिर से मुतासर होती है। हुकूमती सतह पर जी इन तजावुज़ात को हटाने की कोशिशों के हवाले से अब ज़ाहिर है काबिल सताइश तो हैं कि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। हमारे जो नुमाइंदे हैं जाबिर वकास, उनसे जान लेते हैं। जी जाबिर। मौजूद हूँ लाहौर के एक बहुत ही मशहूर बाजार यानी मून मार्केट में, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन वलीद आपको दिखा सके, तो ये मार्केट के दुकानों के बाहर इस वक्त जगह खाली है और वो कॉरिडोर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये वो जगह थी जहाँ पे मुख्तलिफ आपको स्टॉल्स जो है वो लगे नजर आते थे। कहीं पे कपड़े बेचने वाले या मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स की अशिया बेचने वाले, रंग करने वाले या दीगर कोई और जो छोटे स्टॉल्स लगा कर यहाँ पे कारोबार करते थे, वो लोग यहाँ पर मौजूद होते थे। लेकिन जब से एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से यहाँ पे ऑपरेशन किया गया है, उसके बाद यहाँ पे अब ऐसे ये जगह हो चुकी है जहाँ पे पैदल चलना मुहाल था, अब यहाँ पे जगह क्लियर हो चुकी है और लोग जो है वो आराम से यहाँ से गुजर सकते हैं, अपनी मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हैं। और इसके साथ अगर यहाँ पे वैसे तो हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र एक बैरियर भी लगा रखा गया है, लेकिन उस बैरियर को अगर हटाया जाए तो यहाँ पे शायद गाड़ी भी आराम से अंदर आएगी और लोग यहाँ से एक रास्ते से दाखिल हों तो दूसरे रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। ओवरऑल पूरे साल में 135 FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ पूरे शहर में, जो हुकूमती दादोशुमार है, और 40 मिलियन का मुख्तलिफ लोगों को जब सील की जाती है कोई दुकान या फिर इस तरह कोई कब्जा वाली जगह को छुड़वाया जाता है तो वो स्टॉल ख़त्म किए जाते हैं, तो साथ जुर्माना किया जाता है। तो 40 मिलियन का एक जो फिगर है वो हुकूमत की जानिब से दिया गया है कि इतने हमने चलान किए, इतने जो है वो जुर्माना किया गया। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मार्केट कमेटी के लोग, बात करते हैं जो यहाँ के सरपरस्ते आला हैं उनसे कि सर ये बताइएगा कि यहाँ पे ऑपरेशन हुए कितने दिन हो गए हैं और इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि स्टॉल ख़त्म होना, रास्ता क्लियर होना, उससे कस्टमर का क्या बिहेवियर है? कस्टमर तो अपनी मर्जी से आता है, अपनी शॉपिंग करता है, चले जाता है, वो हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, उसको मिल रही है। इससे कोई रिलीफ आपको दुकानदारों को कोई महसूस होता है? दुकानदारों को तो महसूस इसलिए नहीं होता कि 10-10 स्टॉल लोग आए हुए थे, उन्होंने वो तो उनसे पैसे लेते थे, और एक मसलन पीछे कपड़े की दुकान आगे उसने ज्वेलरी वाला बिठाया हुआ है, वो ज्वेलर का एहतसाब कर रहा है, तो ये दुकानदार को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन आवाम को फ़ायदा हो रहा है। और लेकिन एक ज़्यादती हो रही है कि अभी भी स्टॉल नहीं लगे, दुकानदार पैसे ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं 4-4 5-5 माह से इन गरीब लोगों से कि जी नहीं तो अगली दफा सी जगह नहीं तो देनी, और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी वाज़ह करनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हम एक लंबे अरसे से देख रहे थे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे और पैदल चलना में कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, रश आवर्स में खास तौर पे। ये लास्ट आपने कब देखा था कि जो बाजार है वो इस तरह साफ़ है? ये तो मैंने 20 साल के बाद ही देखा है, 20 साल ऐसे ही चला है। और पहले एक 2-2 स्टॉल होते थे दुकानदारों के आगे, फिर 4-4 5-5 हो गए हैं। ये 20 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन एक बात है कि ये जो बेरोज़गार हुए हैं ना लोग, उनके लिए गवर्नमेंट को कोई चाहिए कि पॉलिसी बनाए, क्योंकि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा। इसमें अगर हम बात करें तो फिर भी इस सूरत हाल में ये दिखाई ज़रूर देता है अलबत्ता कि इस इंक्रोचमेंट के फ़ैसले की वजह से बहुत सारा रिलीफ जो है वो आम कस्टमर को ये हुआ है कि उसे अब वो चीज़ जो कि दुकानदार बेच रहा है, दुकानदार की आवाज़ पड़ी हुई है, स्टॉल के अंदर जो चीज़ बेची जाती थी वो अमूमी तौर पे इस तरह की बेची जाती थी कि जो कि क्वालिटी में कम होती थी। अब क्वालिटी वाली चीज़ जो है वो दुकान के अंदर से मिलेगी, उसका रेट ज़्यादा होगा। यहाँ से जो हमें व्यूज़ मिले उसके मुताबिक यही है कि ये जो इंक्रोचमेंट का फ़ैसला किया गया उससे जो है वो लोगों को रिलीफ मिला, ख़ास तौर पे कस्टमर को, कि वो यहाँ पे आसानी के साथ उसी एक्सेस बनी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, लोग ये चाहते हैं कि इसका प्रॉपर निज़ाम के तहत इसके जो है वो फ़ायदे सबको पहुँचें
और वो शख्स जिसका रोजी का अड्डा यहाँ से ख़त्म हुआ है उसका भी कोई सदेबाब निकले। जी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जाहिर है कि जब हम मार्केट्स में जाते हैं तो इन तजावुज़ात की वजह से इतने ज़्यादा अब ये हो गए हैं कि आपको चलने फिरने में भी दुश्वारी होती है। और मेन रोड्स के बाहर जब इस तरह के, और जिस मार्केट का ये हाल बता रहे हैं वहाँ तो बहुत ही बुरे हालात हैं, वहाँ पे अब रोड कम रह गई और तजावुज़ात ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जिन लोगों का यहाँ से जो भी स्टॉल या चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं, तजावुज़ात ख़त्म किए जा रहे हैं, उनका क्या सदेबाब होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो सूरत हाल है इस मार्केट की जहाँ पे ऑपरेशन आए रोज़ होता भी है और हमने देखा भी है कि तजावुज़ात को हटाया जाता है। लेकिन बाज़ मकामात लाहौर शहर में अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ये इंक्रोचमेंट वाला मामला अभी तक हल नहीं हो पाया। हुकूमत कोशिश करती है जाने की इंतज़ामिया, लेकिन वहाँ पर जो वहाँ पे लोग होते हैं उनकी जानिब से जो कहले ताउन नहीं किया जाता, मज़ाहमत फेस करनी पड़ती है। और बहुत सारे इलाकों में इसी वजह से सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है। हमारे नुमाइंदे जी हाफिज उस्मान इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर जी। तो नाज़रीन, लाहौर में जो तजावुज़ात के मसाइल हैं वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर की कदीम तरीन शाहरा मेन GT रोड पर मौजूद हूँ, जो बैनुल अक़वामी शाहरा भी कहलाती है। इस शाहरा के ऊपर तजावुज़ात और इल्लीगल पार्किंग के मसाइल जूं के तूं है। इल्लीगल पार्किंग और तजावुज़ात के जो मसाइल हैं उससे जो इस रोड के ऊपर दुकानदार हैं, जो ताजिर हजरात हैं, वो कितना परेशान हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दूसरा, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जाता है कि शहर लाहौर में तजावुज़ात के मसाइल को ख़त्म कर दिया है। तजावुज़ात माफिया से लाहौर की जो अहम शाहराएँ हैं उनका छुटकारा करवा दिया गया। लेकिन आप मेरा पस मंज़र देख सकते हैं, ज़िला इंतज़ामिया की इस बात के बिल्कुल बरअक्स जो है वो ये बात नज़र आ रही है कि तजावुज़ात का मसला ना ही ख़त्म हुआ है बल्कि मज़ीद पहले से बढ़ गया है। तजावुज़ात के इस बड़े मसले के ऊपर ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दुकानदार हजरात जो हैं, जिनकी रोड के ऊपर, जो सड़क के ऊपर दुकानें हैं, उनको भी बड़ा मसला होता है। और दूसरा ये कि दुकानदारों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि दुकानदार हजरात तजावुज़ात माफिया से पैसे लेकर अपनी दुकान के आगे रेहड़ियाँ लगाते हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, हम दुकानदारों से बात करके आपको बताते हैं। मेरे साथ कुछ इस जो मेन रोड है, मेन GT रोड है, उसके दुकानदार मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको तजावुज़ात के बायस और ये जो इल्लीगल पार्किंग है इसके बायस आपको कितना मसाइल है। और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो मेन GT रोड की ट्रैफिक है, ये तजावुज़ात के बायस कितना बड़ा मसला है? देखें जी, ये तो सबसे बड़ा मसला है GT रोड का। हम दुकानों का लाखों में रेंट पे कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स जो हैं उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। लेकिन इसमें ये है कि हमारे अफसरान बाला जो हैं वो आते हैं, एक विज़िट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन खाली एक विज़िट के साथ ये सारे मामला हल नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी शॉप्स के आगे जो है इन्होंने इतने बड़े बड़े जो है ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जितना भी काम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपने सीनियर अफसरान से कि इस बारे में सोचें और इसका कोई बेहतरीन हल जो है वो निकालें। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो तजावुज़ात का बड़ा मसला है लाहौर का, लाहौर की अहम तरीन शाहराहों के ऊपर तजावुज़ात कायम हो जाना, बिल्कुल आप क्या समझते हैं, इसमें इंतज़ामिया की कितनी मिली भगत शामिल होती है? देखें, इसमें तो अब हर आए नए दिन जो है कोई ना कोई जो है आ जाते हैं हमें यहाँ पे कि जी आपने अपनी शॉप्स के बाहर जो है वो लोगों को बिठाया हुआ है। लेकिन इसमें हमारा जो दुकानदार है इनका किसी भी किस्म का कोई भी लेन देन नहीं है। कोई भी रेडी वाला आता है वो अपनी मर्ज़ी से आके खड़ी कर लेता है अपनी रेडी को, तो उसमें वो भी इल्ज़ाम जो है वो एक दुकानदार के ऊपर जो है वो डाला जाता है कि ये दुकानदार की गलती है। दुकानदार हजरात तो कुछ नहीं लेते, तो जो इधर रेहड़ियाँ लगती हैं या तजावुज़ात, पक्की तजावुज़ात कायम होती है, बिल्कुल वो आप क्या समझते हैं किसको पैसे दे के तजावुज़ात कायम होती है जो अरसा दराज से कायम है? देखिए जी, ये तो आप भी बेहतर समझते हैं कि हमारे जो जितने भी महकमे हैं ये इन्वॉल्व होते हैं तो ये सारे मामला होते हैं, ये कोई आम शहरी तो कर नहीं सकता। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, जैसे कि देख रहे हैं कि ये स्कूल का रश है, ये साथ 1122 का दफ्तर है। अब यहाँ पे कोई एमरजेंसी नाफिज हो जाए तो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बूढ़ों के लिए मसला है, सड़क क्रॉसमेंट का
मसला है, जितनी भी है ना ये सारी इंक्रोचमेंट ये रेडियो वालों ने की है। मंडी वाला एरिया सारा मंडी वाला लोग जो है ना बाहर आ चुके हैं। हुकूमत से यही गुजारिश है कि इस पे एक्शन लिया जाए। ये इंतज़ामिया की वजह से ही होती है। ये जो यहाँ पे पुलिस वाले हैं ये रिश्वत लेते हैं लोगों से। हल ये है कि ये रक्षा वाले इन्होंने प्रॉपर जगह जिन्नी कि साइड से जिन्होंने रक्षा ते समान रखते हैं रेहड़ियां ले इन्होंने प्रॉपर जगह दी जाए। लेकिन जोड़ा होंगे यार अपनी मर्जी ना रेहड़ी वाला भी है, रक्षे वाला भी है, दूसरे चिंची रक्षे वाले भी है, उपर सवारी बिठाने की खातर वो देखते हैं। वो मुताबिक नाल हर बंदा एक दूजे के उपर जाता जाता है। वो वजह ट्रैफिक जी है जाम होती है। पिछे गली तो मैं आ रहा वहाँ पूरा रोड बुला के रहा, स्कूल छुट्टी हो रही है, बहुत ट्रैफिक का मसला है। साइडा ते और रेहड़ियां लगियां ने ते कोई पुछन गिछन वाला नहीं है। दुकानां दे अगे ठेले लवा लेंदे ने, पैसे लैंदे ते लिहाजा खत्म किया जावे। इंज दे सुझाव कमेटी वाले आंदे ने वाल्टां वाले पिछे कहते करदे वाल्टां वाले असीं नस नुस जाने नजायज़ भी है ते की करिए, जगह भी नहीं गल लानी पैंदी। इस तरह सानू कोई थी जे कि इत्थे लाने इस तो अगा नहीं करनी, या कोई सानू इंतजाम किया जाए या कोई रस्सी लाई जाए ते असीं अपनी रेहड़ी ला के रोजी कमा सकीए। जिहड़े नजायज़ लांदे उन्हां नूं जुर्माना होना चाहिए, उन्होंने जुर्माना करना चाहिए। अगर सानू को प्रॉपर जगह मिलेगी असी उत्थे बैठ के अपना रिजक कमाइए। हुण ना असी कोई हुनर सीखे ना कोई पढ़े लिखे असी कित्थे जाना है। हुकूमत नूं मेरी अपील है कि सानू जैसा पिछे कप स्टोर जगह दी गई है रेहड़ियां वास्ते कि असी एक प्रॉपर जगह ते बैठ के असी अपना रिजक कमा सके बच्चों वास्ते। आप बताइए, ये जो आर्जी और मुस्तकिल तजावज़ात मेन GT रोड पे कायम हो चुकी है, ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं और दुकानदारों के क्या मसाइल हैं? दुकानदारों को सर यही मसाइल है कि ये रेहड़ियाँ वगैरह यहाँ ना खड़ी हो, जिसकी वजह से कारोबार ठीक हो। ये वाल्टन वाले आते हैं, इनको चाहिए इनको साइड आगे पीछे करवाएं, ठीक है। और ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये कारपोरेशन वाले ये रेहड़ियाँ क्यों नहीं साइड पे करवाते? इन्होंने हमारा कारोबार बिल्कुल डेड करके रखा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि टाउन इंतजामिया इन्वॉल्व है तजावज़ात कायम करवाने? अल्लाह बेहतर जानता होगा, इनके बगैर तो वैसे ही खड़े ही नहीं हो सकते ये लोग, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई तो होगा जिस वजह से ये कहते ही कुछ नहीं है। आते हैं चुप करके जल्दी, कोई बड़ा अफसर आ रहा हो फिर रोड बिल्कुल साफ करवा देते हैं। कुछ ना कुछ तो है ना सर, ये तो अमले को चाहिए कि इनको सारा क्लियर करें। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आप भी दुकानदार हैं, आप कितने पैसे लेके रेहड़ियाँ लगवाते हैं अपनी दुकान के आगे? इस बात में कितनी? 1 रुपया भी हमारे ऊपर हराम है। हम रेडियो वाले से 1 रुपया भी ले, हम क्यों लें जी? हम 60-70 किराया देते हैं, हम 30,500 लेके औकात पूरी हो जाएगी। ऐसा गंदा काम हम बिल्कुल नहीं करते। जी बिल्कुल, आपने दुकानदारों की बात सुनी। दुकानदारों का कहना था कि तजावज़ात माफिया जो है वो शहर लाहौर की अहम शाहराहों पर दंदनाता फिर रहा है। इसकी मेन सबसे बड़ी वजह जो दुकानदारों ने बताई कि ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस है, इसकी मिली भगत से बकौल दुकानदारों के आर्जी और मुस्तकिल तजावज़ात कायम की जाती है, जिसकी वजह से जो मेन GT रोड से गुज़रने वाले शहरी हैं और ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनमें मज़ीद इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई शौक़ होता है, और वो शौक़ किस तरह का होता है यू नेवर नो कि आपका वो टाइम डेवलप हो रहा होता है। किसी को बचपन से बहुत सारी चीज़ें, किसी को डायरी लिखने का शौक़ होता है, किसी को कुछ कलेक्ट करने का शौक़ होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में जो करेंसी नोट हैं, उसके अलावा सिक्के हैं, डाक टिकट्स हैं, मेडल्स हैं, उनकी सबसे बड़ी कलेक्शन जो है उनके पास मौजूद है और ये एजाज़ उनको हासिल है। उन्होंने 20,000 मुख्तलिफ जो आपके कॉइन्स हैं, इसके अलावा 4,000 करेंसी के जो नोट्स हैं, उसके अलावा 22,000 डाक टिकटें हैं, 700 से ज़ायद मेडल्स हैं, वो सब इकट्ठे किए हैं। बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया में इनके पास ये एजाज़ हासिल है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये एक शौक़ हमें कहीं ना कहीं बस बहुत लिमिटेड सा हुआ करता था, लेकिन इसको इतने बड़े पैमाने पे लेके चलना ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जी इनकी कामयाब कलेक्शंस की जो एग्ज़िबिशन है 22 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी की जा चुकी है और इन्हें मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों से शील्ड्स और एजाज़ात भी हासिल हैं और काफ़ी दूसरे इदारों से इनको पजीराई भी मिली है। इस हवाले से हमारे साथ जी इस वक्त शकील अहमद साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शकील साहब, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जी आज हम अपनी ज़िंदगी में एक आर्ट सीखेंगे। मैं इस चीज़ को आर्ट इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमें इर्द गिर्द हम मुरव्वत लिहाज और इन सारी चीज़ों जो कि बहुत ज़रूरी भी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें रह जाते हैं और कभी कभी हमें
नो कहना नहीं आता। वी आर नाउ लर्निंग कि आज हम इस टॉपिक पे बात भी इसलिए कर रहे हैं और हम इसको लर्न भी करेंगे कि हाउ टू से नो टू समवन, और वो उसका अंदाज़ कैसे होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। उसके लिए हमारे साथ जी डॉक्टर काशिफ फराज साहब मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंगिंग आपको पता है, हम सुबह सुबह आपको अच्छा म्यूज़िक मैं ख़ुद भी शौक़ से सुनती हूँ और आप लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि अच्छा अच्छा म्यूज़िक आपको सुनने को मिले, और इसके लिए हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं। हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद है ज़ैन आसिफ, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैन अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं शकील साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। शौक़ होना अच्छी बात है, हर एक को होता है, लेकिन इतना डेडिकेटेड शौक़ आपको कब से है? तकरीबन मुझे 22-23 इयर्स हो चुके हैं। जब 8th क्लास में था तब से ये शौक़ है मुझे, और आगाज़ इसका हुआ था चंद सिक्कों से। कनाडा के कुछ सिक्के थे, वो मेरे वालिद साहब के रेफरेंस से मेरे तक आए थे। तो तब मैंने इसका स्टार्ट किया, लेकिन तब मुझे ये मालूम नहीं था कि आगे ये एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और मैं उन कॉइन्स तक भी पहुंच जाऊंगा जो कि कबल मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर बाद में मैंने ये एंटीक्स कॉइन जो हैं, एंशंट कॉइन, ये थी मैंने अडॉप्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दुनिया में जितनी डायनेस्टीज़ हैं, जितनी भी एम्पायर्स आई, किंगडम्स आई, तो उन तमाम का मैंने हायरार्की वाइज जो है एक कलेक्शन बनाई और तमाम कंट्रीज़ को कवर किया, एम्पायर्स को कवर किया, जितने रूलर्स आए दुनिया में तकरीबन उनका बहुत बड़ा हिस्सा मैंने कवर किया। तो स्टार्ट तो ऐसे रैंडमली हुआ था, बट तब नहीं पता था कि हॉबी आगे इतने बड़े जुनून की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और अचीवमेंट्स होंगे। कलेक्ट करना, और जैसे आप कहने आपने एम्पायर्स, मुख्तलिफ कंट्रीज़, आपके बहुत कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपको बहुत इसके लिए अपनी मेहनत, रिसर्च, सारी चीज़ें हैं। सो हाउ डू यू मैनेज इट? एक्चुअली बात ये है कि हर चीज़ का ताल्लुक जो है ना वो पैशन से है, जुनून से है। तब मुझे नहीं लगता था कि मैं ये कर लूँगा, बट जब पैशन और जुनून हुआ और मैंने अपना एक टारगेट और गोल सेट किया कि मुझे ये तमाम चीज़ें जो है वो करनी है, तो फिर वो तमाम चीज़ों तक रसाई हासिल करना, कांटेक्ट बनाना वो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है। तो मैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जितने यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़, उन तमाम कलेक्टर्स से मैं कनेक्ट हुआ और तब मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में ये इतने बड़े लेवल पे नहीं की जाती हॉबीज़, बट वहाँ पे तो ये बहुत बड़ा पैशन है। तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई इन चीज़ों को समझना, क्योंकि मुझे जब रेफरेंस मिल गया कि यूरोप में बाकायदा हॉबी के तौर पे इसको किया जाता है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, वहाँ पे क्लब्स हैं, स्कूल कॉलेज लेवल पे बाकायदा इसको पढ़ाया जाता है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और फिर मैंने उनके साथ कॉन्टेक्ट्स डेवलप किए, फिर मुझे हर चीज़ मंगवाने में बड़ी आसानी हो गई। जो मैंने टारगेट सेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अचीव कर लिया। दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हमारी ज़िंदगी की, मेरी तो पर्सनली बहुत बड़ी मुश्किल है कि मैंने किसी को नो कैसे कहना है। मतलब मुझे कोई चीज़ जो मेरी कंफर्ट जोन में नहीं है या मुझे नहीं पसंद, बट स्टिल मुरव्वत लिहाज में आप कहते हैं अच्छा कर देंगे, और वो इतनी बददिली से करना पड़ता है। ये जो लर्न टू से नो वाला आइडिया है, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। जी थैंक यू। सबसे पहली बात तो इसको हम एटिकेट स्किल कहते हैं। इसके ऊपर इतनी किताबें लिखी जा रही हैं यूरोप और अमेरिका में। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यस कहना, और ख़ास तौर पे ऐसे काम को यस कहना, जैसे आपने फरमाया कि वो मुरव्वत में हो, लिहाज में हो, खुश करने के लिए हो, उसकी वजह से स्ट्रेस पैदा होती है। और स्ट्रेस, जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, डिजीज़ हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनका आगाज़ जो है स्ट्रेस से होता है। बिल्कुल ठीक है। अब आपने सवाल ये है कि है क्या, इसके 4 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हमें कब नो कहना है। दूसरा पहलू ये है इसका नो कहने की अहमियत क्या है। तीसरा पहलू ये है कि हमें मुश्किल क्यों पेश आती है नो कहने में। और आखिरी पहलू ये है वो कौन सी टिप्स हैं जिससे हम नो कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको समझने के लिए उनको अपोजिट को समझना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि नो कहने से पहले आप सोचें हम यस किन चीज़ों को कहते हैं। सबसे पहले हम यस किसको कहते हैं? दूसरों को खुश करने के लिए। आपने अभी फरमाया मुरव्वत में, लिहाज में, सोसाइटी हमें मुस्तरद ना करे, लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमसे जुड़े रहें, इन सब का अपोजिट कर लें तो आपको पता चल जाएगा नो कब कहना है। अगर मैं सिर्फ इसलिए यस कह रहा हूँ कि सिर्फ मुरव्वत है, लिहाज है, खुशी है, तो मुझे फौरी तौर पे नो कह देना चाहिए। वाई? बिकॉज जो ही आप हर चीज़ को यस कहते हैं तो ओरिजिनली जिन चीज़ों को यस कहना था, यानी जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाती है।
मसलन एक 4 दरिया हैं, आप एक सुबह नशरियात करती हैं, आपने एक घर भी चलाना होगा, आप किसी और जगह भी काम कर रही होंगी, शाम को आपने सुबह के प्रोग्राम की तैयारी भी करनी होगी। अब ये 4 दरियाओं में एक पानी है, आप 15 लोगों को यस कहना शुरू कर दें हर काम में, तो क्या होगा, वही पानी जो 4 दरियाओं में होना चाहिए था, जो रिसोर्सेज, वो 15 जगह पर तकसीम हो गए। तो जहां पर आपको पूरी एनर्जी चाहिए थी वहां नहीं लग रही आपकी, वहां लग रही जहां नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा तो आपने कब नो कहना है, पहला सवाल। जब आपको ये लगे कि ये काम कोई भी कर सकता है और मेरे ऊपर सिर्फ ये बोझ है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक बात जरूर मैं आपने सुनने वालों को, देखने वालों को पहुंचाना चाहता हूँ, यहाँ नो से मुराद रिजिडिटी नहीं है। हाँ। यहाँ नो से मुराद इंसानों के भलाई का काम ना आना नहीं है। यहाँ नो से मुराद वो काम है जो मेरे ऊपर लाद दिया जाता है, जो मेरी जिम्मेदारी नहीं, प्राइमरीली मेरी जिम्मेदारी नहीं। मिसाल के तौर पर आप इस चैनल में काम करती हैं और आपसे 10 बंदे बाहर कहें कि मुझे इस चैनल पे नौकरी करवा दें, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये HR का काम है। आप उनको ये मशवरा तो दे सकती हैं कि HR में अप्लाई करें। हाँ। कोई कहे जी मुझे कैमरामैन करवा दें, पर मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। जब आप कहेंगे यस, क्यों कहेंगी, ये मेरे अजीज हैं, क्या कहेंगे, काम करती है, मेरा जितना काम नहीं किया। हाँ, जब हम इस दबाव में आते हैं, इस बोझ में आते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने बचपन से सिखाया होता है, साथी ने, घर वालों ने, कि सोसाइटी का, समाज का जो है ना, वो हमने यस लेनी है, प्लीज करना है, वैलिडिटी लेनी है आपने, और लोग आपसे खुश हो, लोग कहें देखें कितना अच्छा है, उसने हर काम को यस। अच्छा, उससे क्या होता है, हर वक्त आप परेशानी में रहते हैं, आपको होता है मैंने उसको भी यस कहा, उसको भी यस कहा, ये भी काम करना, ये भी काम करना। वो मुझे अपने उस्ताद खुर्शीद रिजवी साहब का शेर याद आ रहा है, क्या उन्होंने खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा, वो जो एक मुझ में अकाई थी वो न जुड़ सकी, वो जो एक मुझ में अकाई थी वो न जुड़ सकी, यही रेजा रेजा जो काम थे मुझे खा गए। ये जो रेजा रेजा आप यस यस करते रहते हैं ना, ये आपको खा जाते हैं, खाते हो, और आप अपना एक काम भी जिसमें आपको अपनी एनर्जी या डेडिकेशन देनी है वो भी नहीं आप प्रॉपर्ली कर पाते क्योंकि आप इतनी ऑक्यूपाइड होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी और भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन जो कि जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जैन ज़रा हमें ये बताएं, हमारे देखने वालों को, कब से सिंगिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या आपका किस तरह का जर्नी चल रहा है? सिंगिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, मेरे घर में ही मैंने सुना था, जैसे मैंने होश संभाला था तो मैंने घर में गाने बजता सुना है। आपके फैमिली में और लोग भी? बिल्कुल, मेरे दादा वो सिंगिंग करते थे, फिर मेरे बाबा भी करते हैं, तो उनके बाद मैंने उनको ही फॉलो किया, तो मैं उनसे सीख रहा हूँ, उनसे मैं सारा कुछ उनको देख उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अब्बा से ट्रेनिंग लेना थोड़ा मुश्किल काम नहीं है? डांटते बहुत तो होता है उनके आगे, जितना भी अच्छा गा ले वो ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं आपने अच्छा नहीं गाया है। अच्छा, तो किस तरह का म्यूजिक आप करते हैं? मैं फोक करता हूँ और साथ मुझे OSTs का बहुत सॉन्ग शौक है। ओके। ठीक है, मैं साहिर अली बग्गा हो गए, नबील शौकत वगैरह हो गए, इनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। ओके। तो इनके सॉन्ग्स वगैरह जो मैं वो गाता रहता हूँ अक्सर। तो आप हम अपनी आवाज़ का तारुफ करवाएं? जी जी बिल्कुल। क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको OST सुनाता हूँ। ओके। साहिर अली बग्गा का। डन। आप माइक ले लें अपना एंडी भाई। थैंक यू। बिल्कुल। क्यों ना रोए ये नैना दिल, क्यों ना रोए जो वफा से वफा नहीं, दिल ये खुद से खफा है, खुद ही ये रोए, बस किसी से खफा नहीं। ख्वाब मेरे साथ मेरे क्यों भलाए कर ना सके, सारी खुशियाँ गम बनी जो तो गिला भी कर ना सके। ऐ मेरे खुदा तू इतना बता, क्यों मेरा नसीब ऐसा लिखा। ऐ मेरे खुदा तू इतना बता, क्यों मेरा नसीब ऐसा लिखा। क्या बात है। तो जैन मुझे बताइए, क्या प्लान है, क्या सोचा है अपने म्यूजिक को किस तरह से आगे कंटिन्यू करना है? जी बिल्कुल, सोचा तो यही है इंशाल्लाह। मैं साथ साथ स्टडी भी कर रहा हूँ। तो क्या पढ़े हैं आप? मैं FA कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए थे, तो मैट्रिक क्लियर कर दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आगे भी पढ़ रहा हूँ, तो साथ साथ ये भी इंशाल्लाह सिंगिंग भी चल रही है, तो करेंगे इसमें। मेरा OST गाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, प्लेबैक सिंगिंग का। ओके। मैं जिधर भी जाता हूँ मुझे ऐसे ही कहते हैं कि आप प्लेबैक सिंगिंग के लिए आपकी वॉइस जो है ना वो चल सकती है। ओके। तो इसलिए मैं इधर ही अल्लाह करे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, डेफिनेटली आपकी आवाज़ अच्छी है। अच्छा जी शकील साहब, ये जो आपके आगे डायरीज और ये चीज़ें पढ़ी, मैं चाहूँगी हमें थोड़ा सा दिखाए भी, जो आपके पास सबसे यूनिक कलेक्शन है
वैसे तो आपने जितनी मेहनत से इकट्ठी की होगी आपके लिए सभी यूनिक होगा, लेकिन ये कुछ कॉइन्स हैं जो ज़्यादातर जो एंटीक्स हैं यानी कि कबल मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अगर कैमरा हमारा दिखा सके। हाँ प्लीज़ ये कैमरा जी इस पे फोकस कर लें और ये दिखाएं। ये शकील साहब अभी दिखा रहे हैं, इसको आप चेक करें। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। ये इंडो ग्रीक्स कॉइन्स हैं। जब ग्रीक्स अलेक्जेंडर के पीरियड में अलेक्जेंडर आया तो उसके बाद जो यहाँ पे कुछ रूलर्स जो हमारे मकामी रूलर्स, उनको इंडो ग्रीक, इंडो सैथियन, इंडो पार्थियन डायनेस्टीज कहते हैं। तो ये तमाम जो है कॉपर के उनके कॉइन्स हैं डिफरेंट रूलर्स के, यानी ये तमाम जो हैं वो कुछ कबल मसीह से हैं, कुछ 2000 साल पुराने सिक्के हैं, और ये कुछ इसी तरह ब्रिटिश एम्पायर। इकट्ठे 2000 साल पर कैसे सोर्सेज, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप एग्जैक्टली हमें बताएं कि आपने किस किस से लिए, बट आपका ये जो जाहिर है इसका कनेक्शन बिल्ड करना कि उसके पास ये कलेक्शन होगी या उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा, पहले मुझे भी ये लगता था कि एक पुरानी चीज़ या जो चीज़ 100 साल या 2000 साल पुराना कैसे पहुँचा जा सकता है, लेकिन जब मैं इसमें आया और मैंने रिसर्च की और जब लोगों तक ये, तो आप चीज़ एक तो मानती हैं कि दुनिया में ये तमाम जो रूलर्स रहे इन्होंने अपने दौर में जो कॉइन्स बनाए, वो कॉइन्स तो कहीं ना कहीं दुनिया पे एग्जिस्ट करते हैं और वो लाखों की तादाद में हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। तो डेफिनेटली कुछ ज़मीन ज़ेरे ज़मीन आ चुके हैं, कुछ एग्जिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उनमें जो एक इंटरेस्ट है वो एक कलेक्टर का हो सकता है या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो आसार कदीमा के जो माहिरीन होते हैं, तो डेफिनेटली बाकी आम बंदे को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो चंद लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है वो अप्रोच करते हैं, वो रसाई कर उन तक चीज़ों तक हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है और आपका जुनून है, पैशन है, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों तक पहुंच जाएंगे जो आपका इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ आम इंसान को इससे कोई लेना देना नहीं होता, बेशक चीज़ें उनके सामने बट उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो मेरे जो पैशन था, जुनून और नॉलेज जो मेरे पास था, उसने बड़ा रास्ता आसान किया मेरे लिए इन चीज़ों तक पहुंचने के लिए। अल्लाह ताला ने एक लाइक ए मिरेकल उन चीज़ों तक मेरी रसाई जो है ना वो आसान बना दी, क्योंकि ये जुनून की वजह से पॉसिबल हो सका। ज़बरदस्त। तो आपके पास कौन सी ऐसी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आपको ढूंढने में और जिसको कलेक्ट करने में आपको बड़ी डिफ़िकल्टी रही? अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे करेंसी नोट्स थे जो मुझे चाहिए थे। अच्छा। जब मैंने उसकी हिस्ट्री को पढ़ा तो उसमें स्पेशली कुछ अर्ली जो हमारे 50 की दहाई के जो नोट थे, जो स्पेशली हज नोट थे, जो कि सऊदी अरेबिया जारी किया करता था वहाँ से, और वो जो यहाँ से पाकिस्तानी हज के लिए जाते थे वहाँ से वो कन्वर्ट कराते थे नोट। तो वो स्मगलिंग को रोकने के लिए एक स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी। तो वो करेंसी नोट मुझे बड़ा था क्रेज़ कि वो मेरे तक पहुँचे, तो फिर मैंने उसके लिए बड़ी स्ट्रगल की। सऊदी अरेबिया से वो 3 नोट मैं सिर्फ हासिल कर सका, वो वैसे भी बहुत रेयर नोट हैं। उनमें स्पेशली जो ग़ुलाम मोहम्मद के दौर का 100 वाला नोट है, वो तो उसकी है, तो अभी न्यूयॉर्क में ऑक्शन हुई, वो 1 करोड़ रुपए का जो है वो नोट जो है वो सेल हुआ है वहाँ पे, कतर ने अपने म्यूज़ियम के लिए ख़रीदा है। तो वो एक बेसिकली हिस्ट्री है, आर्काइव है, एक रेफरेंस है हिस्ट्री का। तो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा जो रोमन एम्पायर से मुतल्लिक़ा चीज़ें थी उन तक पहुंचने में और वो चीज़ें हासिल करने में, क्योंकि जो कंट्री डेवलप कंट्रीज़ हैं या जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है, वो जल्दी से अपनी चीज़ को, हिस्ट्री को आगे पीछे नहीं होने देते हैं। वो बड़ी मुश्किल पेश आई उन चीज़ों में। बाकी यहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट की चीज़ें हैं वो मैंने बड़ी आसानी से यहाँ से हासिल कर ली, क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, वो बड़ी आसानी से आप उन चीज़ों तक पहुँच जाते हैं जिनमें, और बड़ी रेयर चीज़ों तक भी आप पहुँच जाते हैं। वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये एक अलमिया है, मैं कह सकता हूँ अलमिया है, और ये पाकिस्तान हम अपनी हिस्ट्री को उस तरह से नहीं कर रहे हैं। नहीं करते, उसका नुकसान भी हो रहा है हमें। पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपनी हिस्ट्री, आर्काइव और हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट की कोई हम तो कहीं ट्रिप पे जाएं और वहाँ का म्यूजियम देख लें, परेशानी हैरानगी सब होता है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व की हुई और हमारे पास म्यूजियम में क्या है, वी ऑल नो दैट। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हम, जैसे आपने कहा कि इसके भी फेजेस हैं, अब हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें किस मौके पे, किस तरीके से और किस बात को हाँ कहना है और ना कहना है। बट नॉर्मली हमारे यहाँ, जैसे आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि घरों में ये प्रैक्टिस है कि हमें सोसाइटी ने सिखाया ये है कि आपने लोगों को खुश करना है, आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन या खुशी उतनी मैटर नहीं करती। सेल्फ जो वैलिडेशन है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं पीपल प्लेजेंट हैबिट। बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि आपने अपनी तमाम तर खुशियाँ, अपनी तमाम तर तमन्नाएँ, अपनी आरजुएँ, अपनी उमंगें, इवन कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग आपने कुर्बान कर देनी है।
नो डाउट सेक्रीफाइस बहुत बड़ी एक वस्फ है, खूबी है, एट्रीब्यूट है, लेकिन स्टार्ट होती है खुद से। जब मैं अपने लिए नहीं करूँगा तो मैं दूसरे के लिए नहीं कर सकता। सो सबसे पहले तो आप अपनी ज़ात को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखें आप। अच्छा, जो लोग सेल्फ फुलफिल्ड होते हैं, यानी अपनी ज़ात की वो तस्खीर कर लेते हैं, अपनी ज़ात को प्लेजेंट करना सीख लेते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है दूसरों के साथ चलना। जो दूसरों के लिए करते रहते हैं, अल्टीमेटली उनको बर्न आउट होता है। अनदर फिनोमेना इन साइकोलॉजी कि जब आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काम करना पड़ता है, बट जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आता। ये हेल्पिंग प्रोफेशनल्स को बहुत होता है, नर्सेज को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को, काउंसलर्स को, कि आप सबकी हेल्प कर रहे होते हैं, बट व्हेन यू आर इन ट्रबल तो आपकी हेल्प कोई नहीं कर रहा होता। सो इसकी अहमियत यह है, पहली अहमियत यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस। आपको पता होना चाहिए मेरी लिमिट्स क्या हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा काम है। मैंने अपने काम को अपने घर तक नहीं लेके जाना, घर को मैंने काम तक। मेरे टीचर थे डॉक्टर डेविड। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, हम अमेरिका पढ़ रहा था, PhD कर रहा था मैं अपनी, तो मुझे एक दिन कहने लगे, काशिफ आप अपना खाना खुद बनाते हो हॉस्टल? मैंने कहा यस सर। तो उसने कहा कभी आपने प्याज आकर क्लास में नहीं काटे? तो मैंने कहा यस सर। तो कहते हैं फिर आप यहाँ की टेंशन घर क्यों लेकर जाते हो? अगर घर का काम आप अपने ऑफिस में नहीं लेकर आते। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम, जैसे आप काम कर रही हैं, मैं काम कर रहा हूँ, या हमारे बाकी दोस्त काम करें, हम अपने मसाइल घर ले जाते हैं, लेकिन कभी घर की हंडिया तो हम लेकर नहीं दफ्तर में आते। तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर साहब इसमें भी एक पॉइंट है ना, देखिए हम वर्क लाइफ बैलेंस किस सूरत में करें? अब हमारे हाथ में ये जो बला है, ये जो बला है, इसमें आपको हर वक्त आपका व्हाट्सएप बज रहा है, आपका ऑफिस बज रहा है, जिसको काम है उसने नहीं देखना रात के 10 बजे या 12 बजे, उसने आपको मेक श्योर करना है कि वो आपको मैसेज करके वो काम कहे और आप वो उसको उसी टाइम करें। ये मोस्टली लोगों की जॉब प्रोफेशन के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। और अब कोविड ने तो और हमारी ज़िंदगी जहाँ पे मुश्किल एक तरह से की थी, आसानी ये हुई कि जी वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब्स कर लेते थे, लेकिन रिमोट जॉब्स ने हमारा वो जो टाइम था 9 to 5 वाला, वो भी कहीं मिस कर दिया। तो अब उस सिचुएशन में एक इंसान क्या करे? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये मोबाइल ने नहीं किया, ये आपने किया। हमने किया, ये आपने किया, ठीक है। इकबाल ने कहा था, लोहे की मशीनों में नहीं कोई खराबी, ओए मट्टी की मशीनों की कोई चाल गलत है। कहीं हमारा यूज अब्यूज में चला गया है। देखिए, रात को मैं और आप जब सोते हैं ना, तो डिजिटल ऑफ हो जाता है इंसानों का। डिजिटल ऑफ मीन्स कि मेरा ब्रेन और मेरी बॉडी ऑफ हो जाती है, सो दैट कि मैं नई तरह से रिचार्ज हो सकूं। जब मैं अपनी बॉडी को रिचार्ज डेली करता हूं, तो मैं इस डिजिट को या इस गैजेट को ऑफ क्यों नहीं करता, सो दैट कि मैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए मुकम्मल तौर पे ऑफ में चला जाऊं। जब ये रात को भी बचता है, जब रात को भी मैसेज आते हैं, जब आपको फ़ोन आते हैं, जब रात को भी आपका प्रोड्यूसर कहेगा सुबह ये प्रोग्राम करना है, सुबह फलां मेहमान, सुबह ये तैयारी कर लो, तो जो आपका ऑफ टाइम था ना, वो भी सारा ये ले जाएगा। फिर सुबह जितनी मर्जी आप कोशिश करें एक्टिव होने की, आप कभी भी उस तरह एक्टिव एंड स्मार्ट बैठ नहीं सकती, बिकॉज रात आपकी नींद पूरी नहीं हुई। तो इस मोबाइल को हमने अपने लिए जहमत बनाया। अच्छा, जिन मुल्कों ने ये मोबाइल ईजाद किया, क्या वहां भी ये इश्यूज हैं जो आप फरमा रही हैं? हाय नहीं है, हमें इस भेड़ चाल में लगा दिया ना। 5 years में अमेरिका रहा, 2 years कनाडा रहा, साथ वाले का फोन बजता है, आपको पता भी नहीं चलता। और बात पता क्या होती है? हेलो यस थैंक यू, जस्ट 30 सेकंड में बात खत्म हो जाती है। यहाँ तो 1.5 घंटे की बात शुरू होती है। नहीं, 1.5 घंटा कॉल करने के बाद कॉल कटती है, याद आता है असल बात तो की नहीं, सिर्फ यही बात में गुजर जाता है, क्या हाल है, और सुनाओ और सुनाओ, खानदान की गॉसिप कर लो या कुछ और कर लो। हमने उसको अपनी जहमत बना लिया है, इसको भी नो कहना पड़ेगा हमें। कम से कम मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से, बड़ों से, 12 घंटे के लिए प्लीज इसे ऑफ कर दीजिए। कोई कायनात में तब्दीली नहीं है, कायनात आप नहीं चला रहे, जो चला रहा है उसे चलाने दे खाल के कायनात को। so right. अगर आप एक कॉल नहीं सुनेंगे, एक मैसेज का जवाब नहीं देंगे, जब मेरे और आपके बुजुर्गों के पास मोबाइल नहीं होता था, वो भी तो जिंदगी नहीं, वो हर डेथ पे पहुंचते थे, हर शादी पे पहुंचते थे। आज मैं और आप कहीं नहीं पहुंच पाते, हमें सबसे पहले खबर मिलती है। You're right. इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमने बना ली, इसे भी नो कहना सीखें। वेरी गुड, डॉक्टर साहब ने हमें बताया, रियलिटी चेक दिया कि हमें हर चीज़ को नो, उसमें आपके गैजेट्स भी शामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, अब हम जिस तरह से अपने बच्चों की ब्रॉटअप कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को हम उसको बाकायदे तौर पे स्नब करते हैं। अगर वो बच्चा कोई काम नहीं करना चाहता, पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि आपने ये करना है, चाहे वो आपकी पढ़ाई है या आपने कहीं बच्चे ने जाना है। इवन कोई बच्चा जाना नहीं चाहता, पेरेंट्स फोर्स कर रहे होते। मेरे साथ तो होता था, मतलब अब आई डोंट नो अबाउट दिस जनरेशन, बट स्टिल।
सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो घरों में पेरेंट्स जो आपकी तरबियत भी कर रहे होते हैं उसमें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं बच्चे की कंसेंट बहुत सारी चीज़ों में, ये नहीं कि हर बात मानी जाए, नाजायज़ बात भी, बट इन चीज़ों पे हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। एक्चुअली हम दूसरे की ज़ात को दबाने में एहतराम समझते हैं, किसी को दबाना एहतराम नहीं। असर्टिवनेस की एक तारीफ़ मैंने सीखी जब मैं बैरूत गया, तो मुझे किसी माहिर नफ्सियात ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा असर्टिवनेस जानते हो? मैंने कहा जी मैं एक ऑफिसर हूँ, हमारे यहाँ दबाना, अहकामात देने को असर्टिवनेस कहते हैं। उसने कहा नहीं, खलील जिब्रान के जुमले सुनो। उसने कहा मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको आपकी राय का हक देने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकता हूँ। वालिदैन को ये सीखना पड़ेगा कि आपको बच्चे की राय से इख्तलाफ हो सकता है, बच्चे को आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, उसे बोलने तो दें। इलामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी बच्चे को जिसको आप 12-14 साल दबाए रखते हैं, 16 साल की उम्र में आप कहते हैं ये तो बोलता ही नहीं, ये तो कहीं जाती ही नहीं है, इसमें एतमाद ही नहीं है। भाई 16 साल तो आपने दबाई रखा, आपने कहा बोलना नहीं, बात नहीं करनी, तनकीद नहीं करनी, जो हम कहते हैं वो करो, जहाँ कहते हैं वहाँ जाओ, जो कहते हैं वो पहनो, जो देते हैं वो खाओ। अब बच्चे ने सीख लिया बोलना नहीं, अब आप कहते हैं तुम कंपेयरिंग क्यों नहीं करती, तुम गीत क्यों नहीं गाती, तुम लोगों से बात क्यों नहीं करती, तुम शादियों में नहीं जाती। भाई आपने खुद उसकी ट्रेनिंग ऐसी की, तो प्लीज़ इसको भी नो कहना सीखिए। और इसके लिए ज़रूरत होती है हैबिट्स को बदलने की। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता क्या है? नफ्सियात में हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। नए रास्ते पे चलना, पुरानी आदतों को छोड़ना। मसला ये है, एक माहिर नफ्सियात ने बड़ी खूबसूरत बात उसने कहा, हमें हमारे वालिदैन उस उम्र में मिलते हैं जब हम उनकी आदतें ठीक नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि वो 40 साल से ऊपर हो चुके होती हैं, उनकी आदतें पत्थर की सेल की तरह सख्त हो चुकी होती हैं, और वो कहते भी हैं कि अब हम नहीं बदल सकते, तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। जबकि जो ये कह रहा है मैं नहीं बदल सकता, उसे सबसे ज्यादा बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग करनी है नई नस्ल की। तो जब वो नो कहना सीखेंगे कि मैंने दबाना नहीं, से नो कहना है, बेटा अपनी बात करो। इससे पता नुकसान क्या होता है? अगर आपका बेटा या बेटी किसी जगह अब्यूज़ हो रहे हैं, किसी का प्रेशराइज हो रहे हैं, कोई उनका मिसयूज़ कर रहा है, तो वो बच्चों को क्योंकि आपने दबाया हुआ है, नो कहना नहीं सिखाया, वो वहाँ भी खामोश हैं और आके आपको भी नहीं बता रहे। अगर आप उनको बोलना सिखा देंगे तो क्या होगा कि वो आपको बात बताएंगे कि आज मुझे ड्राइवर ने इस तरह तंग किया, फलां ने मुझे छेड़ा, फलां ने कहा, तो उसको आप इतना दबाएं नहीं। कॉन्फिडेंस तो देना, तभी वो आके आपके आगे कोई अपनी बात कर सकेगा, कम्युनिकेट कर सकेगा। जो कम्युनिकेशन गैप है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पॉप। की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हमको अपनी खबर नहीं जाना, हमको अपनी खबर नहीं जाना, तुम ज़माने की बात करते हो, तुम ज़माने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। क्या बात है, ज़बरदस्त। ज़ैन मुझे बताएं कि आप हमेशा इस तरह का फोक और सूफ़ी और क्लासिकल म्यूज़िक? जी मैं इस तरह का पसंद करता हूँ, क्लासिकल, फोक,
कलाम भी हो जाते हैं बीच में कभी कभी, सिचुएशन के लिहाज से गाना पड़ता है। फिर तो कोई ऐसा सिंगर जो बहुत पसंद हो? मुझे ज़्यादा पसंद नबील शौकत अली है। नबील शौकत अली है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी शकील साहब, आप हमें ये बताएं कि नॉर्मली आपने भी, हमने बड़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक, एक बल्कि इनफैक्ट वो मौजू छेड़ा था कि जी हमारे यहाँ लोगों को यूजुअली आर्ट की इतनी कदर नहीं है, और हमें रियलाइजेशन नहीं होती है कि हमारे पास कल्चरल एस्पेक्ट से भी बड़ी वैरायटी है, बहुत एक डाइवर्सिटी है, बट हम उस चीज़ की उतनी शायद ओनरशिप लेते नहीं है। क्या ये सिर्फ सिक्कों या इन चीज़ों की हद तक है, या वाकई ओवरऑल भी हमारा बिहेवियर ऐसा ही है? नहीं, ओवरऑल ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि एक तो लोगों की आर्टिस्टिक अप्रोच नहीं है, इसके अलावा भी लोगों को अपनी हिस्ट्री हेरिटेज से प्यार नहीं है कोई ख़ास। हालांकि ये मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ कि बेशक आप कितने ही तरक्की क्यों ना कर जाएं या मॉडर्न जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ उनको अडॉप्ट क्यों ना कर लें, हम यूरोप से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमने देखा है कि वो तमाम ट्रेंड्स वहाँ पे फॉलो होते हैं। लेकिन आपको कभी अगर जाने का मौका मिले तो वो अपनी तमाम हिस्ट्री को भी प्रिजर्व करते हैं, उनके म्यूज़ियम्स जाके विज़िट करें। अब उनको तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन चीज़ों से वैसे ही जान छुड़ानी चाहिए, कदीम चीज़ों से, एंशिएंट से, लेकिन उनको पता है कि कोई भी जो कौम है ना, वो अपने माजी को, कल्चर को, हेरिटेज को फरामोश करके आगे नहीं जा सकती। तो पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बड़ी बदकिस्मती है कि मैंने मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स विज़िट किए, कोई भी मुझे ऐसा म्यूज़ियम नहीं मिला जिसमें हमने अपनी सब कॉन्टिनेंट की पूरी हिस्ट्री सेव की हो, प्रिजर्व की हो, कॉइन्स की शक्ल में, करेंसी नोट्स की शक्ल में, डाक टिकटों की शक्ल में या मेडल्स की शक्ल में। मुझे आज तक कोई ऐसा म्यूज़ियम नहीं मिला। बल्कि मैंने जो गैलरीज़ पे काम किया, कुछ कासिम अली शाह फाउंडेशन में, अभी मैं अखूवत यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहा हूँ डॉक्टर अमजद साकब से, तो हम एक ऐसी गैलरी बना रहे हैं जिसमें हमारी यूथ को, जनरेशन को ये तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे देखने को मिल सकें। तो मैं अपने जितना मेरी पोटेंशियल है मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ गैलरीज़ पे मैं काम कर चुका हूँ, कसूर म्यूज़ियम पे मैंने काम किया, फाउंडेशन में गैलरी पे काम किया, पीसीबी की जो उनका गैलरी है उस पे भी मैं थोड़ा सा काम करने का मुझे मौका मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है। मैंने देखा है कि मैं ख़ुद से बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अगर मुझे मेरे पे जितना मेरे पास इल्म है, नॉलेज है या स्किल है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सके, तो मैं वॉलंटियरली मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गवर्नमेंट अप्रोच नहीं करती, शायद उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। पता नहीं मैं जो परेशान हूँ, हम जिस टॉपिक को या जिस बात को छेड़ते हैं वो कोई ऐसी एक बात हो जो हुकूमत की प्रायोरिटी का हिस्सा हो, इंतज़ामिया की प्रायोरिटी का हिस्सा हो, जो स्पोर्ट्स के लोग आते हैं या किसी भी इदारे से आते हैं, आप जैसे आर्टिस्ट आते हैं, इवन आर्ट रिलेटेड लोग आते हैं, उनका यही शिकवा होता है कि जी हमें कोई उस तरह से तवज्जो या उस तरह की सपोर्ट मिलती नहीं है। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि अगर हर इदारा या हर जो एक फील्ड है उसके लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो फिर हमारी प्रायोरिटी है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये प्रायोरिटी से मैं आपकी जानिब आती हूँ। जैसे हमने कहा कि कम्युनिकेशन, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल की थी, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप का बड़ा मसला है। अगर हम किसी को नो कहना भी चाहते हैं या येस भी कहना चाहते हैं तो हम उसको कन्वे करने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़ माजरत के साथ बड़ा बदतहजीबी के साथ हम किसी को कहते हैं, और वो बहुत बुरा भी लगता है और वो माइंड कर लेते हैं लोग। तरीका और अंदाज कैसा होना चाहिए? जी, अब हम टिप्स के ऊपर आ गए हैं। पहली बात तो ये कि 2 वेपन चाहिए आपको, 2 तरह की आपको स्किल एंड ट्रेनिंग चाहिए। एक आपने फरमा दिया कम्युनिकेशन, दूसरी चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस, एतमाद कैसा है आपके अंदर। अच्छा, कम्युनिकेशन में हम जो चीज़ मिस करते हैं वो है, हम समझते हैं बोलना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल एक पूरा आर्ट है, मॉड्यूल है जो कि पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में। उसमें पता क्या कहते हैं, 90% कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओनली 10% कम्युनिकेशन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। यानी जो मैं और आप बोलते हैं वो सिर्फ मेरी और आपकी ज़िंदगी का 10% है, जो हम नहीं बोलते वो 90% है। आई मीन आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन, प्रॉक्सिमिक्स, यूज़ ऑफ स्पेस, ये सारा कम्युनिकेशन है। कितने घरों में, कितने इदारों में, कितनी यूनिवर्सिटियों में ये वाली कम्युनिकेशन सिखाई जाती है, इसकी आपने बात की। तो फिर वही होगा जिस तरह आपने कहा इनकार करना ऐसे उसने कहा था तांबल तो था उनको आने में कासिद, मगर ये बता तर्ज इनकार क्या थी। ये तो मैं जानता हूँ मेरे कहने पे उसने नहीं आना था, लेकिन इनकार का तरीका क्या था। बहुत अहम है हमें पता हो कि इनकार करने का भी अंदाज़ क्या है। जो सबसे खूबसूरत अंदाज़ हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो 2 हैं। पहला है ग्रेटिट्यूड के साथ इनकार, शुक्रगुजारी के साथ।
कि अल्लाह तेरा शुक्र है किसी ने मुझे ये कहा, लेकिन ये अल्लाह मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी बस में नहीं, या बियॉन्ड माई कैपेबिलिटीज़ है। और अगले बंदे का भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये काम कहा, लेकिन सर मेरी लिमिटेशन में नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो है इसके साथ वो है एम्पथी, यानी आपके लिए दूसरे लोगों की तरफ से हमदर्दी, कि यार इस बंदे ने अगर मुझे कोई काम कहा है तो पता नहीं उसने मुझे किस तरह का समझा है, कितना उसने मुझे पावरफुल जाना है कि उसने मुझे कहा, तो उसके लिए हमदर्दी समझते हुए कि मुझे आपसे हमदर्दी है कि आपने मुझे रिक्वेस्ट की, लेकिन मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपकी कोई मदद कर सकूं। तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी को बहाने ना लगाएं, सफाइयाँ ना दें, किसी को लारे ना दें, फेक होम, जिसको लारा कहते हैं, फेक होप ना दें, किसी को झूठी उम्मीदें ना दिलाएं, झूठी तसलियां ना दें, बहुत साफ अंदाज में एक लाइन में कह दें। इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं ब्रोकन रैकेट टेक्निक। ब्रोकन रैकेट टेक्निक होती है कि एक ही जुमला बार बार दोहराएं। मसलन मेरे पास अक्सर लोग आते हैं हायर एजुकेशन में आकर कहते हैं सर हमें जॉब चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूं कि जॉब देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मैं एक सरकारी मुलाजिम में जॉब नहीं दे सकता। वो कहते हैं सर कुछ तो करें। अब मैंने क्या करना है, मैंने वही जवाब दोबारा देना जो पहले दिया, यानी मुझे 10 दफ़ा भी अगर अलग रिक्वेस्ट करेगा तो मेरा जवाब सेम होना चाहिए। इसे ड्रिलिंग टेक्निक भी कहते हैं, इसे ब्रोकन रैकेट टेक्निक भी कहते हैं। तो एक ही अंदाज में जवाब दें, एक ही, थोड़ा सा भी आप बदल देंगे ना, अगले के अंदर उम्मीद पैदा हो जाएगी, फिर आप उसको उस तरह से इनकार नहीं कर पाएंगे। ये भी इसकी एक टेक्निक है। फिर इसकी एक बहुत अहम टेक्निक है कि आप किसी को कोई सब्स्टिट्यूट दे दें, मुतबादल दे दें। किसी ने आपसे कोई काम कहा, आप कहें जी ये तो नहीं, मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ईजी है, ये मेरे लिए आसान है, या इस वक्त मेरे हाथ में ये है। फ़र्ज़ किया किसी ने आपसे जॉब मांगी, आपसे कि जॉब तो मैं नहीं आपको दे सकता, हाँ 10 दिन के लिए हमारे पास एक निकली है आर्जी असामी, वहाँ काम करके 10 दिन के पैसे मिल सकते हैं। चले आपने मुतबादल दे दिया, छोटी मोटी उम्मीद दे दी, तो ये भी एक टिप है उसकी। फिर जैसे आपने कहा तरजीहात, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे आपने अभी गवर्नमेंट के हवाले से कहा, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को तो छोड़ें, क्या मेरी आपकी या आम इंसानों की तरजीहात का पता है हमें? नहीं। आप इतने लोगों से इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछिएगा कि आपकी ज़िंदगी की तरजीह क्या है। सबसे पहले वो कहेंगे ज़िंदगी क्या होती है, फिर कहेंगे तरजीह क्या होती है। हमें सिखाया नहीं जाता एक्चुअली, जो ट्रेनिंग देने वाले सीखना भी नहीं चाहते ना, कुछ हम सीखना नहीं चाहते, कुछ सिखाने वाले चले गए। बताने वाले जो थे वो बड़े हुआ करते थे, जो बताते थे बेटा ज़िंदगी की तरजीह जो है वो सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत है, उसके बाद आपका मुआशरा, एक सिटीजनशिप है, उसके बाद एक तालीम दे इंसान। अब कौन है जो बताए मुझे कि मेरी ज़िंदगी की तरजीहात क्या हैं? सो तरजीहात के तहत मुझे यस और नो को सीखना है और उसको करना है। फिर बहुत ज़रूरी है कि जब मैं किसी शख्स को नो कहता हूँ तो मैं उसकी और अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखूँ। अब किसी शख्स की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके कहना कि तुम कौन होती मुझे कहने वाले, नहीं। एक शख्स ने हाथ फैलाया ना और उसने कोई रिक्वेस्ट की है, हुआ क्या होगा? कभी इस तरह सोचा आपने? हुआ ये होगा कि उसने अल्लाह के आगे दुआ की होगी, अल्लाह मुझे नौकरी दिला। अल्लाह ने उसके दिल में डाला होगा काशिफ साहब के पास चले जाओ। अल्लाह ने उसको आपका रास्ता दिखाया, इसलिए तो नहीं दिखाया कि आप उसका दिल तोड़ दें। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे का दिल ना टावी रब दिलों में रहिंदा। आप उस इंसान को, उसकी इज्जत को समझते हुए, उसके मसले को अंडरस्टैंड करते उसे कहें कि मैं आपकी मसला, आपकी मुश्किल, आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझिए कि मैं बाइख्तियार नहीं हूँ। ये काम जिनके करने का है उनको रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपकी इस मामले में हेल्प, कोई और ऐसा काम जो मेरे रिलेटेड है वो आप मुझसे कहिए। तो इन टिप्स की मदद से कुछ बेहतर अंदाज में इनकार कर सकते हैं हम, लेकिन फिर वही बात, अगर मैं मदद कर सकता हूँ मुझे ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके लिए हैबिट होती है, आपको हैबिट मेंटेन करनी होती है। आपने नोट किया होगा जो CSP ऑफिसर्स हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, ये इजीली इनकार कर लेते हैं। कभी सोचा क्यों? इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इनकी एकेडमी में, हाउ टू से नो। इनको बताया जाता है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक हर मिलने वाले को यस कहना शुरू कर देंगे, आपका काम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से नो कह लेते हैं। तो ये सीखने का काम है, ये ऐसा नहीं है जो खुद ही नो कहना आ जाए आपको। आपके सुबह उठो तो मुझे नो कहना आ जाए, नो, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। ये ग्रेजुअली आता है, प्रैक्टिस से आता है, सीखने से आता है। फिर ये जैसे आपने भी क्वेश्चन किया कि सर टिप्स क्या हैं, इसके लिए टिप्स लेनी पड़ती हैं। और आखिरी बात, आखिरी टिप ये, जब भी किसी को नो कहें उसे वजूहात ज़रूर बताएं।
उसे Very बताएं कि important. मैंने अगर आपको नो कहा है इसकी वजह क्या है, ठीक क्यों है। मैं आपको ऐसा करता, ताकि उसका दिल न टूटे, वो समझ जाए, अंडरस्टैंड करे बात। तरीका तरीका। मतलब आपको Skill. तहजीब के साथ किसी को ना कहने में कोई हर्ज नहीं है, बस आपने जो तहजीब का दामन है वो नहीं छोड़ना, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने इर्द गिर्द अपने ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ बहुत ब्रूटल होकर बहुत लीथल तरीके से लोग इनकार करते हैं। वो अगला बंदा बेचारा, वो इज्जत नफ्स वाली जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मैंने प्रोग्राम की क्लोजिंग करनी है और जैन से हमने गाना भी सुना है, लेकिन उससे पहले चूंकि हमने आज क्रिकेट की बात नहीं की है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में क्रिकेट की बात ना हो। दो खबरें जी मेरे पास, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्रोमो है वो जारी किया गया है, वो प्रोमो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जी एक इंटरेस्टिंग चीज़ कह लें या एक अजीबोगरीब चीज़ कह लें, अजीब तो नहीं है वैसे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जी एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, और वो पॉलिसी ये है कि जो खिलाड़ियों ने नए क्रिकेट मैच से ज़्यादा, मेरे ख्याल से उनके लिए चैलेंजिंग होगी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जी बदतरीन शिकस्त के बाद जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने ये फैसला किया है कि खिलाड़ियों को जो बैरून मुल्क दौरे हैं उन पर अपनी फैमिलीज़ के साथ जाने नहीं दिया जाएगा, वो अपने बीवी बच्चे लेके नहीं जाएंगे। और इस नए असूल के तहत जो खिलाड़ियों के अहले खाना हैं और सिर्फ कुछ महदूद दिनों के लिए वो उनके साथ टाइम गुजार सकेंगे, और उनका सफ़र भी अब टीम बस तक ही महदूद होगा। क्रिकेट बोर्ड को लग रहा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, कि बीवियों और अहले खाना के बगैर जो क्रिकेट है, जो कि भी रिसेंट टाइम्स में इंडियन टीम ने खासा स्ट्रगल किया है, इसकी खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उससे बेहतरी आएगी, तो हो सकता है उनको ठीक लग रहा हो। ये पता नहीं मेरी टीम ने एक फुटेज निकाली है, पता नहीं किस जोन में निकाली है, वो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की चला रहे हैं। क्या हुआ है भाई, बाकी क्रिकेटर्स भी हैं, उनकी अहले खाना भी हैं लेकिन नहीं, ठीक है जी। ये क्रिकेट बोर्ड की। और दूसरी मेरे पास खबर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर है। आपको पता है नया प्रोमो जारी कर दिया गया, जिसमें हमारे जो लेजेंड है वसीम अकरम साहब, इसमें स्विंग के सुल्तान जिनको कहा जाता है, वो भी इस प्रोमो के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। वो चैंपियंस का हिस्सा होने के हवाले से कह रहे हैं, अपनी वाइट जैकेट को वो फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं और चैंपियंस के सफ़र का हिस्सा बनने की दावत दे रहे हैं इस प्रोमो के अंदर। और साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट होता है, इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, और लास्ट टाइम पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में ये इवेंट और ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो आपको थोड़ा सा ये प्रोमो दिखाते हैं। चैंपियंस ऑल ऑन द लाइन, ये है जी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो। इसके हवाले से हमने आपको सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख ले। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। थैंक यू वेरी मच शकील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जैन आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम आपसे गाना सुनेंगे मेरी तरफ से। ओएसटी सुनाता हूँ नबील शौकत अली का। क्यों ना रोए ये नैना दिल, क्यों ना रोए जो वफा से वफा नहीं, दिल ये खुद से खफा है, खुद ही ये रोए, बस किसी से खफा नहीं। ख्वाब मेरे साथ मेरे क्यों भला ये कर ना सके, सारी खुशियाँ गम बनी जो तो गिला भी कर ना सके। ऐ मेरे खुदा तू इतना बता, क्यों मेरा नसीब ऐसा लिखा। ऐ मेरे खुदा तू इतना बता, क्यों मेरा नसीब ऐसा लिखा। ऐ मेरे खुदा ओ कैसे बताऊं कि कितना टूट गया है दिल ये मेरा ही, क्यों मुझसे रूठ गया है। अपनी वफा से है कि मैंने बेवफाई, मेरी ही दुनिया क्यों मुझको समझ ना आई। था निभाना जाने जाना, पर वादा तो निभा ना सके। सारी खुशियाँ गम बनी जो तो गिला भी कर ना सके।
ऐ मेरे खुदा तू इतना बता क्यों मेरा नसीब ऐसा लिखा।